brought to you by Biz Analyst. नेता नगरी के सत्र में हम इस बार बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। हमने बीते नेता नगरी के एपिसोड में भी आपसे वादा किया था कि हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग की टीम्स तैनात हैं, घूम रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, बात कर रही हैं, इंटरव्यूज कर रही हैं और उनको हम नेता नगरी में लेकर आएंगे ताकि उनके हवाले से आप सुन सकें कि ग्राउंड पर क्या है। हमारे साथ 4 टीम्स हैं। सोनल और गौरव पांडे हैं, अभी इलाहाबाद में आप दोनों। सिद्धांत मोहन, आप भी इलाहाबाद पहुंचे हुए हैं। सौरभ त्रिपाठी, आप गोरखपुर पहुंचे हुए हैं और दूसरे वाले सौरभ, आप अभी इलाहाबाद में ही हैं। मैं पहले ओपनिंग रिमार्क्स चाह रहा हूं सभी टीम से। अभिनव भी आ गए, लीजिए अभिनव भी आ रहे हैं, थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आने लगेंगे। अब चुनाव मैच्योर हो रहा है, अब पूरा होने जा रहा है। चौथे चरण का मतदान हो गया है, 23 तारीख को आसन्न है। 5वें चरण का भी 27 तारीख को। आज प्रचार उसके लिए बंद हो गया है। अब तक के आप लोग मतलब पिछली बार से लेकर के अब तक के आपको और क्या नई चीजें दिखी, एक एक करके आप ओपनिंग रिमार्क्स दीजिए, फिर हमारे पास कुछ सवाल है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, जो एक ट्रेंड पूरे प्रदेश में शुरुआत से हमें नजर आ रहा था कि फाइट, एक नैरेटिव सेट होता ना, कि जैसे केंद्र के चुनाव हम देख रहे थे तो सीधे मोदी वर्सेस विपक्ष नजर आता था, है ना। उसी तरीके से ये चुनाव भी पूरी तरीके से बाइपोलर हो गया कि मोदी, योगी मोदी, बीजेपी वर्सेस अखिलेश सपा। क्योंकि विधानसभा चुनाव में जनरली हमने यूपी में इससे पहले जब भी चुनाव हुए हमने देखा कि कई ध्रुवों पे चुनाव हो रहा है, कि बीजेपी भी लड़ रही है, बसपा भी लड़ रही है, सपा भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है। मगर इस बार चुनाव शुरुआत से ही, जो हमें पश्चिम से जब हमने शुरू किया, सिद्धांत ने नीचे, मैंने ऊपर शुरू किया और धीरज हम लोगों ने शुरू किया, तो हम लोग के मन में ये चीज थी कि क्या चुनाव त्रिकोणीय होगा, या प्रियंका गांधी लगातार जिस तरीके से कैंपेन कर रही है तो क्या कांग्रेस भी एक चैलेंजर बनकर उभरेगी, नहीं उभरेगी। मगर जैसे जैसे फेज वाइज हम बढ़ रहे हैं, अभी हम 6th फेज तक पहुंच गए हैं, तो फाइट, जो मेरा पहला ऑब्जर्वेशन है, जो नैरेटिव एक सेट हो गया है पूरे प्रदेश में, फाइट बीजेपी वर्सेस एसपी, यानी कि योगी मोदी, सिर्फ योगी नहीं, योगी मोदी वर्सेस अखिलेश। अब दूसरी चीज जो मुझे नजर आती है, राशन तो एक मुद्दा है, फ्रीबीज जो चीजें हैं जो गरीबों तक पहुंचा है, उसको लेकर जब बात होती है तो मोदी का नाम आता है ना, कि आवास दे दिया, शौचालय दे दिया, उन मुद्दों पर उनका नाम आता है। और दूसरा, जो योगी की ब्रांडिंग इस तरीके से की गई है, वो लॉ एंड ऑर्डर पे आती है, बुलडोजर की बात आ जाती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात आ जाती है, लोग उनके तर्क कर देते हैं तो ये सब देते हैं। तो पूरी तरीके से चुनाव दो पक्षों में मुझे फिलहाल सेट होता दिखाई दे रहा है। इस बीएसपी की जब बात होती है, कि बीएसपी क्योंकि एक बड़ी चैलेंजर मानी जाती रही है यूपी के इलेक्शंस में, कई बार सरकार बनाई है, तो वो फिलहाल फाइट से बाहर दिखती है। उसको लेकर जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं बीएसपी बीजेपी की मदद कर रही है, वो भी बातें लगातार हमें सुनने को दिखाई देती हैं। तो इस तरह की चीजें, मुझे अभी जो नया डेवलपमेंट है, मुझे नजर आया फाइट सीधे सीधे उसी तरीके से चुनाव बिल्ड भी हो रहा है, कि जिसको बीजेपी नहीं चाहिए वो सपा की तरफ देख रहा है, वो ये नहीं देख रहा है कि हमारा प्रत्याशी कौन है, प्रत्याशी के काम कैसा रहा है। क्योंकि विधायकी में ज्यादा देखा जाता है कि किस तरह का व्यवहार है, क्या हमारे तक अवेलेबल रहते थाने हैं, से गाड़ी आप छुड़वा पाते हैं कि नहीं। हाँ, थाने से गाड़ी छुड़वा पाते हैं कि नहीं। और एक जो लगातार, मैं 2-3 जगह मैंने सुना, 5 साल हो गए नेताजी का शीशा नहीं उतरा, ये जो मैं नई लाइन लगातार सुन रहा हूँ, ये लोग, हाँ, तो ये जो लगातार लोग डिमांड करते हैं कि नेता अवेलेबल है कि नहीं। तो मैं इस बार देख रहा हूँ कि इस बार लोगों को जो चुनाव है वो इससे ऊपर उठ गया है। वो सीधे सीधे साइलेंटली ये देख रहे हैं, या तो हमें योगी मोदी चाहिए या तो हमें अखिलेश चाहिए। सबके अपने अपने मुद्दे हैं। प्रेसिडेंशियल हो गया। सिद्धांत, मैं आपसे चाह रहा था पूछना, और मैं चाह रहा हूँ कि सौरभ सीनियर भी रिएक्ट करें, अभी वो पहुंचने ही वाले हैं, कि एक बात चल रही थी कि पूर्वांचल में एक गतिरोध है भाजपा को लेकर। तो वो आपको अभी, जब आप इतना घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वो अभी आपको ग्राउंड पे दिख रहा है? क्योंकि लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि छोटा सान की बहुत प्रॉब्लम है और पानी लगाने में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, कई सारे और चीजें कह रहे थे। जैसे वेस्ट में एक किसान आंदोलन की बात कही जा रही थी, कह रहे थे कि ईस्ट तो ऐसे ही डिफिकल्ट है बीजेपी के लिए। आपका अनुभव क्या है? देखिए यार निखिल, मैं जब वेस्ट में था तो वेस्ट और ईस्ट की प्रॉब्लम एकदम अलग अलग है। वेस्ट में गन्ने का पेमेंट और ये सब चीजें, किसान आंदोलन, वो वहां पे ज्यादा प्रोमिनेंट है। और पश्चिम में आइए तो खासकर बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ जैसे जिले जो हैं, यहाँ पे मैं अभी पहुंचने वाला हूँ उन इलाकों में कल से, और वहाँ पे पत्रकारों से मेरी बात भी हो रही, कई सारे लोगों से।
तो जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए यूपी यात्रा के समय ये देखने को मिला था कि बीजेपी को वहां पे थोड़ी थोड़े गतिरोध देखने को मिल रहे हैं इलेक्शन के टाइम में। लेकिन अब जो है पोल का टाइम मोमेंटम का टाइम होता है, और मोमेंटम आखिरी फेज में, आप सातवें फेज में, छठवें और सातवें फेज में, छठवें फेज में जहां पे इस समय सौरभ त्रिपाठी कवर कर रहे हैं, सातवें में जहां मैं कवर कर रहा हूं, तो वहां पे मिला जुला के अब चीजें थोड़ी सी बीजेपी अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। बलिया में दो तीन टिकटों का बदलना, जहां पे भी सौरभ जाने वाले हैं, ठीक है, और स्वैपिंग करना कैंडिडेट्स की इधर से उधर, और कई कई बार कास्ट इक्वेशंस को थोड़ा सा मार्क करते हुए उस तरीके से कैंडिडेट्स को फील्ड करना। तो बीजेपी उस जो 7 फेज के 7 चरणों का चुनाव है, उस गतिरोध को धीरे धीरे ओवरकम करने की कोशिश कर रही है कि साहब पहला निपटा लिया, दूसरा तीसरा चौथा निपटा लिया, अब ठीक है जो बचा हुआ है उसको निपटाते चलते हैं, जो हार्डकोर एरिया है वहां पे पहुंचते हैं। और इस चुनाव में जो सौरभ जो बात कह रहे थे अभी की, जो प्रैक्टिकलिटी में अगर हम थोड़ा सा इस प्रैक्टिकलिटी के नजरिए से बात करें कि फाइट किसके किसके बीच में, सपा और भाजपा के बीच में, ये एक ठीक स्टेटमेंट हो सकता है। लेकिन अभी ये चुनाव मेरे लिए इसलिए भी थोड़ा जरूरी मुझे लग रहा है कि इस पे देखना चाहिए कि ये चुनाव सर्वाइवल का चुनाव है। यूपी की कई पार्टियों यूपी की कई पार्टियों की राजनीति, कई राजनेताओं की राजनीति, मेरे ख्याल से इस चुनाव के बाद उनको अपनी राजनीति पे या तो रीथिंक करना पड़ेगा, या तो भदेश भाषा में कहें तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी अगर पॉलिटिकल रीथिंकिंग नहीं करेंगे तो। जिनमें उनको फिर से देखना पड़ेगा, रिजल्ट के बाद बोल रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं रिजल्ट क्या आएगा। मान लीजिए जस्ट फॉर अ सेकंड की कोई और पार्टी, किसी पार्टी की सरकार बनती है और उस पार्टी की सरकार में या नहीं बनती है, तो जो छोटे छोटे दल हैं जो एक खास जातियों की राजनीति कर रहे हैं, राजभरों की राजनीति, पटेलों की राजनीति, निषादों की राजनीति, तो वो सरकार बनाने में कितना हेल्प कर पाए, या सर अगर उनकी पार्टी हार गई, उनका गठबंधन हार गया, या वो हिस्सा ही हार गया, तो वो कितना उन्होंने क्या कुछ दिया उस गठबंधन को, जिस हल्ले के साथ, जिस शोर के साथ वो इस पॉलिटिक्स में आए। ये चुनाव प्रियंका गांधी का भी बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है मेरे हिसाब से। प्रियंका गांधी जब 19 में सीन में आई, थोड़ा लखनऊ में, लोग पत्रकारों को याद होगा कि लखनऊ का जो कांग्रेस भवन है, कांग्रेस मुख्यालय है, तो वहां पे पेंटिंग शुरू हुई थी और पेंटिंग पर ही हेडलाइन चलने लगी थी अखबारों, पेंटिंग पर ही खबरें चलने लगी थी कि अरे भाई, सॉरी कुछ कह रहे थे आप? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ उसको मैंने बचा के रखा है बाद के लिए। अच्छा ठीक। 22 वाली चीज के लिए। मैं गौरव से बात करना चाहता हूँ, गौरव से पिछली बार बात नहीं हुई थी हमारी। गौरव का अपना शहर है प्रयागराज, तो रिपोर्टर गौरव ने जो देखा वो भी बताएं, और मैं चाह रहा हूँ कि अपना एक शहर जो बीते 5 साल में कैसे बदलते देखा है गौरव ने, अभी दोबारा चुनाव की दहलीज पे खड़ा है। पिछले तो जब से होश संभाला है उसमें इन 5 सालों में गौरव क्या देखने को मिला, फिर मैं रिपोर्टर वाले भी पूछ लूंगा सवाल कुछ। जी, बदलाव की अगर जैसे आप बात कर रहे हैं, तो पिछले चुनाव में यहाँ पे बेरोजगारी, खासतौर पे लोक सेवा आयोग में भर्तियों में जो अनियमितता थी, जो भ्रष्टाचार था, उस पे जो है काफी मतलब ज्यादा जोर था। यहाँ मोदी जी की रैली हुई थी पिछली बार, तो उनने भी जो है लोक सेवा आयोग का मुद्दा उठाया था। और अखिलेश यादव की सरकार जब थी तब यहाँ पे काफी मतलब छात्रों की ओर से प्रदर्शन वगैरह भी हुए थे, उनकी तरफ से लाठीचार्ज वगैरह भी सरकार की ओर से हुआ था। तो वो सारा एक बड़ा इशू था युवाओं के लिए, क्योंकि इलाहाबाद में काफी संख्या में युवा रहते हैं। इस बार क्या हुआ है कि पिछले 5 साल में जो परिवर्तन के लिए जिसके लिए वोट दिया था, मतलब छात्रों में अभी भी वो चीज व्याप्त है, वो निराशा है लोगों में कि जो जिसके लिए हमने पिछली बार वोट दिया था वो चीजें एग्जीक्यूट नहीं हो पाई हैं। और अभी हमने हाल में ही देखा कि इलाहाबाद में काफी प्रदर्शन वगैरह भी हुए शिक्षक भर्ती को लेके, लोग लेखपाल वगैरह और लोक सेवा आयोग वगैरह की भर्ती को लेके भी काफी हुए। तो अगर हम युवाओं की बात करें, क्योंकि मतलब बड़ी संख्या, बड़ी आबादी पूर्वांचल की और मध्य उत्तर प्रदेश की यहाँ पे रहती है, तो उनमें तो मतलब हम क्योंकि कल गए थे छात्रों के बीच में, तो उनमें काफी गुस्सा में, नाराजगी हमें छात्रों के बीच देखने को ली। अगर हम शहर की बात करें तो यहाँ पर तो अभी 2 साल पहले कुंभ हुआ था, 2019 में, 3 साल पहले, तो कुंभ की वजह से काफी बदलाव हुआ है। लोग मानते भी हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद ऐसा हुआ। हालांकि उसमें भी काफी सारे लोगों ने शिकायत भी की कि जो है हमारा ये टूट गया या हमारा
किस तरह से, और मतलब लोगों में नाराजगी भी है और थोड़ा सा खुशी भी है। तो बदलाव, पिछली बार यहाँ पे 9 सीटें बीजेपी जीती थी, 12 टोटल विधानसभा है प्रयागराज में। इस बार टिकट वितरण और बहुत सारी चीजों को लेके ये कहा जा सकता है केवल 2 पार्टियां, मतलब पिछली बार जैसे बसपा 2 सीटें जीती थी, तो अगर हम लोगों के बीच जब जाते हैं तो हम उनसे पूछते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो जो ऑब्जर्वेशन होता है वो यही होता है कि लोग एकदम क्लियर है 2 पार्टियों को लेके कि या तो हम इधर जा रहे हैं या तो उधर जा रहे हैं। इसके अलावा मतलब तीसरा विकल्प जो है या चौथा विकल्प है वो कोई नहीं दिखता है हमको यहाँ पे। सोनल भी हैं प्रयागराज में। सोनल, जैसे जो गौरव बता रहे थे वो तो एक उनके ही अपने शहर के बारे में बता रहे थे, उनका अपने इंसाइट्स थे। आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा अनुभव, मैंने ज्यादातर इस इलाके में लड़कियों से, महिलाओं से ही बात की है, और एक जो मुद्दा यहाँ पर बहुत ज्यादा हावी हुआ है वो है सिक्योरिटी का। बहुत सी लड़कियां जो यहाँ पढ़ने के लिए आई हैं, बाहर से आई हैं, आजमगढ़ से, छोटे छोटे इलाकों से, बलिया वगैरह से, वो यही बोलती हैं कि इलाहाबाद में सिक्योरिटी है और हम सिक्योर फील करते हैं। जो ये चीजें लखनऊ जैसे बड़े शहर में भी लड़कियां थोड़ा सा ये बोलने में हिचकिचा रही थी कि शाम के वक्त हम उतना सिक्योर नहीं फील करते, वो बात इलाहाबाद में नहीं सुनने को मिलती। यहाँ पर चाहे वो कॉलेज में या कोचिंग में पढ़ने वाली लड़कियां हों या शहर में रहने वाली महिलाएं हों, सिक्योरिटी के एंगल से दे लुक अ लिटिल बिट हैप्पी कि ये तो काम हुआ है, सिक्योर तो हम फील करते हैं। सोनल, आप जिन यंग लड़कियों की बात कर रही हैं, महिलाओं की बात कर रही हैं, उनको लेके मेरी एक क्यूरोसिटी वो भी है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी हमने कहा था कि भाई आदमी को अगर कैमरा दिख जाए वो तो वक्ता और प्रवक्ता और वो राजनीतिक विश्लेषक होता है, वो जातीय समीकरण और धुर और इस सब के नीचे आके बात ही नहीं करता है। लड़कियां जो आपको मिल रही हैं, उनकी वोटिंग प्रेफरेंसेस वो कैसे डिसाइड कर रही हैं? जैसे एक सिक्योरिटी आपने बताया, उसका उल्लेख हुआ, लोग सोचते होंगे कि भाई हमें किसके राज में सुरक्षित महसूस हो रहा है, और उनको और वो चीजें क्या दिख रही हैं? निखिल, ये एक बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन, मैंने जैसे यूनिवर्सिटी में भी लड़कियों से बात की, कोचिंग में भी जाके बात की। एक चीज जो मुझे देखने को मिल रही है वो ये कि अब लड़कियां ना उस क्राइटेरिया से बाहर निकल रही हैं कि जिसको फैमिली कहती है हम उसको वोट दे देते हैं। गांव की लड़कियों में अभी भी थोड़ा सा ये जो यंग लड़कियों की बात करी मैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स जो है, उनमें तब भी आपको थोड़ा सा ये देखने को मिल जाए कि फैमिली जिनको कहती है उनको, या देखते आते हैं उसको, हमें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, इस टाइप का जवाब मिलता है। लेकिन जो लड़कियां गाँव से निकलकर शहर आई है या छोटे शहरों से बड़े शहर आ गई है पढ़ने, वो अब पॉलिटिकली बहुत अवेयर भी हो रही हैं, और साथ ही साथ उनकी इच्छाएं भी जो है गवर्नमेंट से वो बहुत खुल के सामने रखती है कि हम चाहते हैं रोजगार, ये बात कहती है, या ये कहती है कि हमें सिक्योरिटी वाली बात कहती है। मतलब वो अपने जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के आधार पर वोट कर रही है। वो कैंडिडेट्स भी देखती हैं, वो ये भी देखती हैं। और एक बढ़िया ऑब्जर्वेशन मुझे ये भी मिला कि बहुत ज्यादा लड़कियों में ना विमेन कैंडिडेट्स को लेकर, जैसा हमें लगता है कि अगर विमेन कैंडिडेट्स खड़ी हो तो गर्ल्स फील अ बिट इंक्लाइंड टुवर्ड्स देम, ऐसा बहुत ज्यादा पैटर्न देखने को नहीं मिला। मैंने जितनी भी लड़कियों से अब तक बात की, उनका यही कहना है कि विमेन रिप्रेजेंटेशन अगर हो भी जाता है पॉलिटिक्स में तो उस तरह औरतों के लिए काम नहीं होता जिस तरह से होना चाहिए या जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो हमें बहुत ज्यादा ना विमेन कैंडिडेट्स के जीतने को लेकर या उन्हें जिताने को लेकर एक क्रेज या वो नहीं है। मतलब महिला हो जाने को लेकर के वो मतलब उतनी ज्यादा पैशनेट या इमोशनल नहीं होती है, वो देख रही है, वो अपने विवेक से काम ले रही है। अभी आप पूर्वांचल की बात कर रहे थे। हाँ, मैं पूर्वांचल क्योंकि वाला ही सवाल, बड़ा इंटरेस्ट है लोगों का, जैसे शुरुआत में था कि पश्चिम में क्या चल रहा है, क्या जाट एक तरफा जा रहे हैं, जो किसान आंदोलन का असर है वो कितना ज्यादा है उस क्षेत्र में, वहां ये चर्चा चल रही थी कि जीएम फैक्टर जो है कि जाट और मुसलमान जो 2013 के दंगे के बाद से साथ नहीं दिख रहे थे, बीजेपी के फेवर में जाट लगातार वोट कर रहे थे, तो क्या वैसा ही ट्रेंड कुछ पूर्वांचल में होने वाला है? बड़ी सुगबुगाहट थी कि पूर्वांचल में भी क्या उतना ही नुकसान होने वाला है, और जैसे ये लगातार हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत में जो एक चीज बोलेगी कि पूर्वांचल में ब्राह्मण बहुत नाराज है, ये लगातार बोला जा रहा था, क्योंकि यहाँ के आप पॉलिटिक्स में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर की एक पॉलिटिक्स यहाँ पर रही है हावी। तो उस चीज को एक्सप्लोर करने की जैसे ही हम पूर्वांचल में एंटर किए सिद्धार्थनगर में, तो सिद्धार्थनगर में बासी सीट है, वहां के जो राजा माने जाते हैं जयप्रताप सिंह, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उस सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं और करीब 7 बार विधायक रह चुके हैं।
89 के बाद से सिर्फ एक बार एक चुनाव हारे हैं, लगातार 7 बार से विधायक हैं। तो वहां पर मैंने ये थ्योरी तलाशने की कोशिश की, क्योंकि सपा ने इस बार क्या किया है कि लगातार सपा, अगर आप पिछले चुनाव ट्रेंड्स देखेंगे तो लगातार एक यादव प्रत्याशी उतारा जाता था जयप्रताप सिंह के खिलाफ, मगर इस बार वहां पर क्योंकि ब्राह्मणों की जो वोट है वो काफी है उस सीट पर, बांसी सीट पर, तो इस बार सपा ने एक ब्राह्मण प्रत्याशी उतार दिया है मोनू दुबे नाम से। तो मैंने कहा इससे बढ़िया जगह क्या हो सकती है ये समझने के लिए कि ब्राह्मण कितना नाराज है, जहां पर ब्राह्मणों के सामने एक समाजवादी पार्टी से एक ब्राह्मण प्रत्याशी ऑप्शन के तौर पर उभरा है और 7 बार के विधायक हैं, तो जाहिर से एक इनकम्बेंसी उनके खिलाफ होगी या नहीं होगी। तो मैं 2 ब्राह्मणों के गाँव गया, खूब ऑन कैमरा भी ऑफ कैमरा भी, खूब मैंने बात की वहां लोगों से, और ये लगातार समझने की कोशिश की कि ब्राह्मण क्या वाकई नाराज है। नाराजगी मुझे नजर नहीं आई, कहीं ना कहीं उनके ऊपर वो हिंदुत्व का जो बोझ है वो हावी रहता है, ब्राह्मणों में मैंने नोटिस किया। दूसरा, उन्होंने मुझे एग्जाम्पल भी दिया कि 2012 में जयप्रताप सिंह के खिलाफ बीएसपी से विनय शंकर तिवारी, जो कि हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं और पूर्वांचल में ब्राह्मण राजनीति का बड़ा फेस माने जाते हैं, उनके बेटे चुनाव लड़ने आए थे। इसके बावजूद जयप्रताप सिंह, जबकि कोई ऐसी लहर नहीं हुआ करती थी 2012 में बीजेपी की, उसके बावजूद यहाँ पर जीते थे। तो मुझे ये समझ में आया कि अगर आपके सामने, मतलब जो एक पहला केस मेरे सामने आया एक जिले के एक सीट का, जहां पर एक ऑप्शन अवेलेबल है, अगर ये आप देखो कि नाराजगी है तो ब्राह्मण से प्रत्याशी भी है तो खींचना चाहिए, तो मुझे उतना वोट ट्रांसफर होता समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं नजर आया। तो जो नाराजगी है वो तो अब धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे और जिलों में जाके, मगर पहला केस जो मेरे सामने आया उसमें उतनी एक वोकल नाराजगी नजर नहीं आई ऑन द कैमरा भी और ऑफ द कैमरा। आई एम सॉरी, बट ब्राह्मणों की नाराजगी वाले फैक्टर में एक चीज बड़ी हास्यास्पद देखने को मिलती है। जहां पे कोई ये बोलता है कि ब्राह्मणों में नाराजगी है, कोई भी ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति ये बोलता है, तो उसके पास उदाहरण के तौर पे विकास दुबे होता है। और ये इतना हास्यास्पद और कम से कम इतना विचारणीय बिंदु है कि सर बताइए, आज एक मुझसे एक ब्राह्मणों के गांव में मैं गया था, जहां मैं फंस गया, तो लौटते में एक 2 गांव आइडेंटिफाई करके गया। तो बताइए सर, बताइए विकास दुबे तो था, मार तो दिया, प्रभात मिश्रा उसका सहयोगी बेचारा बच्चा, बताइए ये 16-17 साल के ब्राह्मणों को छोड़ नहीं रहे हैं। मैं सुन रहा था, क्योंकि मैं कैमरा भी नहीं ऑन था, मैं सुन रहा था कि भाई सुनूं इनके तर्कों को। और ये कई बार विकास दुबे का तर्क इतने हास्यास्पद तरीके से कई लोग लेकर आते हैं। और फिर उस गांव में मैंने पूछा कि ठीक है, आपकी नाराजगी ठीक है, वोट किधर लगता है कि आपका गांव किधर क्या सोचता है वोट को लेकर, कैंडिडेट को लेकर, पार्टी को लेकर। तो बोला सर देखिए, नाराजगी तो है ही है, लेकिन हम लोग में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि पार्टी बीजेपी ही खड़ी है। मान लीजिए योगी जी नहीं खड़े हैं तो क्या हुआ, पार्टी तो खड़ी है ना हमारे साथ। तो एक ये भी फैक्टर है। एक योगी को जो योगी आदित्यनाथ पर ये जो आरोप लगता है कि भाई वो राजपूतों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ठाकुरों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये जो उन पर आरोप लगता है बार बार, तो ब्राह्मण कहता है कि ठीक है, वो तो योगी कर रहे हैं ना, बीजेपी तो हमारे साथ है। वो इस नैरेटिव में भी थोड़ा उलझे हुए हैं। चलिए, बस और चाह रहा हूँ कि इन चीजों पे आप अपने रिमार्क्स पे रखें और इन चीजों पे रिएक्ट भी करें जो अब तक की बातचीत हुई है। सौरभ बता रहे थे कि कॉन्टेस्ट प्रेसिडेंशियल हो चला है, मैंने सुनी सारी बातचीत। जी जी जी, ठीक है। तो एक तो ब्राह्मण नाराजगी की जितनी बातचीत हम दिल्ली सुनते हैं उतनी आपको भी दिख रही है क्या? और जो छुट्टे जानवर की परेशानी है, जो कहा जा रहा था कि ईस्ट में बहुत ज्यादा है, क्या ये भी आपकी रीडिंग है? और क्या आपको लग रहा है कि ये इलेक्टोरली मतलब इतना सिग्निफिकेंट होगा कि इसका नफा या नुकसान हो किसी? जानवरों से बातचीत शुरू करेंगे, फिर कोशिश करेंगे कि क्रमशः इंसानों तक आए। अन्ना जानवरों को लेकर 3 तरह के तर्क सुनाई दे रहे हैं। जो बीजेपी के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, गौशालाएं बन गई हैं, या फिर ये कह रहे हैं कि गौशालाएं बनने के प्रोसेस में हैं, या फिर ये कह रहे हैं कि हाँ जानवरों की समस्या है, इस पर काम होगा, लेकिन हम जानवरों से परेशान हैं, पर वोट हम भाजपा को ही देंगे। एक ही आर्ग्यूमेंट है। इसमें एक दिलचस्प टिप्पणी कन्नौज के एक किसान ने की। उसने कहा कि देखिए कैसी चीजें, एक मुद्दा दूसरे मुद्दे से इंटरकनेक्टेड है। उसने कहा 4 पांव वाले सांड को तो हम लाठी मार के भगा देंगे, लेकिन 2 पांव वाले सांड आ गए तो कैसे भगाएंगे? ये उसकी दलील थी। दूसरी दलील जो आती है, और उसमें मुझे कुछ वजन भी लगता है, वो कल मैंने प्रतापगढ़ में सुनी किसानों से। उन्होंने कहा भैया दिक्कत तो है, लेकिन एक बात बताओ, ये जानवर योगी मोदी छोड़ गए हैं क्या हमारे खेतों में?
ये जानवर हैं तो हमारे ही आपके ना, हमने उन्हें चारा नहीं खिलाया, हमने उन्हें छुट्टा छोड़ दिया तो हमारे आपके खेतों में घुसे हैं। तीसरा वर्ग वो है जो इनसे बहुत परेशान है। इसमें भी दो सब कैटेगरी हैं, एक जो सरकार के मुखर विरोधी हैं अपनी दलगत प्रतिबद्धताओं की वजह से, और दूसरे जिन्हें दलगत प्रतिबद्धताओं से कोई जिनका नाता नहीं, वो जेन्युइनली परेशान है। परेशान पहले सपोर्ट ग्रुप में भी हैं, और ये वाले ये कहते हैं कि भैया 2 बीघा 4 बीघा है, उधार लेके बुआई करते हैं, जरा घंटे 2 घंटे के लिए नजर गई, एक रात के लिए नजर हटी तो नुकसान हो जाता है फसल का, तो हमारे लिए ये बड़ा नुकसान है। तो इट्स अ मिक्स रिएक्शन जहां तक अन्ना जानवरों की बात है। बीजेपी तक ये फीडबैक पहुंच रहा है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी अब गोबर इकोनॉमी के नए डायमेंशंस पे बात करने लगे हैं। विपक्ष तक पहले ही पहुंच रहा था, इसीलिए बात हो रही थी कि हम जानवरों के लिए ये करेंगे, सांड से मरे तो ये करेंगे, आदि इत्यादि। ये तो एक है, लेकिन ये जो बड़ी समस्या है जिससे जाके जुड़ता है वो है रूरल डिस्ट्रेस, रूरल इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। अब उसमें प्लस माइनस दोनों है। प्लस आप मनरेगा के मजदूरों से बात करिए तो कुछ मजदूर बहुत कृतज्ञता भाव के साथ कहते हैं कि हमें 1000 रुपए मिला, श्रमिक सम्मान निधि उनके खाते में पहुंची। राशन ही है शासन, ये लाइन तो खूब चल रही है ट्विटर पे, कई विद्वान लिख रहे हैं लगातार कि उन्हें अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द रिलीजन, अक्रॉस द रीजन इस एक चीज का रेजोनेंस दिखा, तो वो भी रूरल डिस्ट्रेस में जरूरी है। निखिल के या सिद्धांत के या सोनल के लिए जरूरी नहीं कि उन्हें 15 किलो अनाज मिले, क्योंकि वो सैलरी ब्रैकेट में नहीं आते हैं, लेकिन उस सैलरी ब्रैकेट वालों के लिए वो एक बड़ी चीज है। तो अब इसके 2 चीजें हैं, एक सरकार ने उनकी मदद की, दूसरा उन्हें मदद की जरूरत थी, यानी रूरल डिस्ट्रेस है। ठीक है, ये दूसरी चीज है। महंगाई को लेके ओवरऑल बात होती है। महिलाओं में भी आप बात करें तो बीजेपी समर्थक और बीजेपी विरोधी दोनों ही इस चीज को बोलते हैं कि भैया कितना महंगा हो गया। स्कूल शिक्षा, उसको लेके 2 तरह के मुद्दे आते हैं। जो सरकारी में है उनका कहना है कि हमारे 2 साल बिल्कुल बर्बाद हो गए, और इसी का ऊपर का लेवल आता है, हम इलाहाबाद जैसे शहर से ज्यादातर साथी ये जुड़े हुए हैं इसमें, कि हमारे 2 साल बर्बाद हो गए, हमें एग्जेम्पशन दो 2 साल का। ये नौजवान लड़के लड़कियां बहुत मांग कर रहे हैं। अब इस मांग में एक कारुणिक त्रासदी भी जुड़ी है। लड़कियों की हमारे यहाँ अमूमन ब्याह की मियाद तय कर दी जाती है, 22-23 तक पढ़ लो, 2-3 साल नौकरी की कोशिश कर लो, नहीं तो तुम्हारा ब्याह तो करना ही है। अब उन लड़कियों का ये कहना है कि हमें तो वो 2-3 साल मिलते हैं, अगर आप भर्तियां डिले कर रहे हो या पेपर लीक हो रहा है, तो आप तो कह रहे हो कि हमने, देखो लीक होने के बावजूद आप राजस्थान का उदाहरण दे सकते हो कि हमने ऐसा नहीं किया कि अच्छा कोई बात नहीं, लीक हो गया, ऐसी धांधली चलने दो। हमने सख्ती की, लूपहोल पकड़ा, मुकदमा किया। लेकिन रिसीविंग एंड का एक और डायमेंशन है कि उनका 1 साल चला गया। ये बात हमें पटना में भी लोगों ने कही थी, रेलवे वालों ने, कि हमारे लिए उतनी ही मियाद है कि हमारे पास 2-3 साल 4 साल ही हैं तैयारी के। तो एक शिक्षा का वो पहलू वहां पे जुड़ता है कि टाइमली करवाइए। एक चीज और भी है, और ये मेरे नौजवान दोस्तों को बहुत बुरी लगेगी। कई लोगों ने कहा बताइए हम ग्रेजुएट हैं और हमको नौकरी नहीं मिल रहा है। ग्रेजुएट होना नौकरी पाने की गारंटी नहीं है, ठीक है। इसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं और हमारी और आपकी सरकारें भी जिम्मेदार हैं 2 वजहों से। ग्रेजुएशन तक कैसी पढ़ाई होती है, प्राइवेट कॉलेजेस किस तरह से ठेके लेके पास करवाते हैं, सिलेबस का क्या हाल है, वो सिलेबस कितना रोजगार उन्मुखी है। मैं कुछ देर पहले इलाहाबाद में एक लड़की से मिला, वो ललन टॉपिक दर्शक हैं, उनके मित्र थे, तो वो लोग आगे बात करने लगे। मैंने कहा आप क्या कर रही हैं, तो शी सेड कि मैं फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई कर रही हूँ। तो बहुत इंप्रेसिव लगा। तो थोड़ी देर वो जोक हुए, अच्छा तो आप सीआईडी में जाओगी एसीबी प्रतिबंधन के साथ, ये वो। देन आई आस्क्ड हर कि आगे क्या स्कोप है। शी सेड कि ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, लेकिन इंडस्ट्री के साथ इसका कोलैबोरेशन नहीं है। वो एक बड़ी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में पढ़ रही। दूसरी दिक्कत उसने कही लैब अच्छी नहीं है। तीसरा उसने कहा कि फैकल्टी अच्छी नहीं है। तो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच के जो बहुत सारे गैप हैं क्वालिटी के, वो हमें बहुत चरणबद्ध ढंग से फिल करने होंगे। आपने सिर्फ बीए कर लिया, सिर्फ एमए कर लिया, इसलिए आपको सरकारी नौकरी मिलनी ही चाहिए, ये नहीं है। पर यहां पे फिर एक नौजवानों का भी दुरुस्त तर्क आता है कि ठीक बात है, लेकिन कम से कम जितनी सरकारी नौकरियां हैं उनका समयबद्ध ढंग से, तसल्ली बख्श ढंग से इम्तिहान तो करा लीजिए, तो हमें ये तसल्ली रहे कि हम इस लायक नहीं थे।
इसलिए हमारा नहीं हुआ। सो दैट्स अ लॉन्ग डिबेट, और इसका हमें रेजोनेंस लगातार फील्ड में नजर आता है। उन्हीं सब के बीच वो तर्क भी नजर आते हैं जिसमें भाजपा के धुर समर्थक कहते हैं, हमसे फैजाबाद में कहा भूखे मर जाएंगे लेकिन वोट तो वहीं जाएगा, और फिर हंसने भी लगते हैं जोर से। और थोड़ी देर पहले कह रहे थे बताइए भैया फौज का भर्ती नहीं आया 2 साल से। आप देखिए राजनाथ सिंह की रैलियों में लगातार 2-3 बार ये हुआ कि नारे लगे और उन्हें आश्वासन देना पड़ा। हमें यह देखना होगा कि 2019 से 2021 के बीच कोविड के चलते एक तरफ रूरल डिस्ट्रेस हुआ, सरकारी इम्तिहान वैसे ही मंथर गति से चल रहे थे, क्योंकि 19 के पहले भी हमने सीएलजी एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम के धरना प्रदर्शन वो सारी चीजें देखी थी। उसमें 2 साल का बैकलॉग जुड़ गया, और जो 2019 के चुनाव का एक बड़ा यूफोरिया था, रेलवे की सबसे बड़ी भर्ती, वो भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से डिलेड चल रही है। तो ये तो एक मसला है। दूसरा, ये जो बार बार बहस होती है ना, ब्राह्मण नाराज, मुझे बहुत ये समझ में नहीं आती है कि ये जो नैरेटिव बुना जाता है एक खास जाति वर्ग को लेके कि ये नाराज है और ये खुश है ना। और आप देखिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे गैर ब्राह्मण हो, उनके ये कहने में कि बताइए खुशी दुबे और क्या नाम था उसका, अमर प्रभात मिश्रा, प्रभात, हाँ, किसी ने ये नहीं कहा कि उनकी चिंता ये है कि एक 14-15 साल का लड़का पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया, तो क्या पुलिस उसको जिंदा पकड़ सकती थी? ये नहीं है। क्या पुलिस को जो 18 से कम उम्र के हैं आरोपी, उनके प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, इस पे भी नहीं है। पुलिस की जांच अभी तक हम लोगों के सामने वो नहीं आई है कि विकास दुबे जैसा टॉप 10 अपराधी कैसे खुलेआम घूम रहा था। इस बात के भी अभी तक जांच हमारे सामने नहीं आई है कि उस पूरे प्रकरण में पुलिस की हीला हवाली का तर्कसंगत परिणाम क्या हुआ। इस पर किसी की चिंता नहीं है। खुशी दुबे, वो दुबे महत्वपूर्ण है, प्रभात मिश्रा, वो मिश्रा महत्वपूर्ण है। ऐसे ही कोई यादव लड़का मर गया, कोई वाल्मीकि लड़का मर गया, कोई लड़की मर गई, तो आप उसको हमेशा एक जाति के प्रिज्म में देख रहे हैं। यूपी अभिशप्त है इसके लिए। मतलब कहीं कोई घटना होती है तो सबसे पहले उसकी जाति खंगाली जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से उसकी ग्रेविटी तय होगी, एंड दैट इज नॉट राइट। तो चर्चा हो तो इस पे हो कि क्या लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने का यही एकमात्र तरीका है कि पुलिस खुद एक इतनी बड़ी पार्टी बन जाए कि निरंकुश हो जाए। क्योंकि यही देश है, हैदराबाद गैंगरेप में वो 4 कथित लोगों के मारे जाने पर ताली पीटता है। हमें नहीं पता उन्होंने किया कि नहीं, ये काम हमने न्यायालय के भरोसे छोड़ा है ना। बिल्कुल, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, दूसरा पक्ष उसको क्रॉस एग्जामिन करेगा, उसके बाद न्यायालय आईपीसी के तहत सुनवाई करेगा और फिर करेगा। लेकिन हम और उसमें जनता भी कह सकती भाई हमारी खींच भी है। आप देखिए उत्साही समर्थक कह देते हैं, विधायक जी ने भी कह दिया मुन्ना बजरंगी मारा गया। जब ये नैरेटिव जो ब्राह्मण वाला चल रहा है कि ब्राह्मणवादी, ब्राह्मण विरोधी छत्तीसगढ़, देखिए मुन्ना बजरंगी ठाकुर था, उससे बड़ा गैंगस्टर कौन था, मारा गया। और वो ये भूल जाते हैं कि कम से कम ऑन पेपर मुन्ना बजरंगी जेल के अंदर गैंगवॉर की रंजिश में मारा गया, कम से कम ऑन पेपर। और जोश में जा रहे साहब एसटीएफ ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो ये बड़ा, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बॉस, जहां पे आप हर जगह कास्ट आइडेंटिटी के साथ ही चीजें कर रहे हैं। और पॉलिटिक्स ऐसी है। केशव देव मौर्य ने मुझसे कहा, जो महान दल के, बताइए कुशवाहा समाज की लड़की को ऐसे हुआ तो फलाने क्यों नहीं गए। संजय चौहान ने कहा जनवाद दल के कि बताइए हमारे समाज की लड़की के साथ ऐसा हुआ तो फलाने चौहान क्यों नहीं गए, पार्टी में मंत्री थे। और इसका एक दूसरा पक्ष भी है। फैजाबाद में मैं था, निषाद समाज के एक गांव में, उन्होंने कहा, और अब देखिए ऐसे है ना कि हमने ना, जब हम राजनीति के, और आप देखिए अब हम मीडिया के भी एक दौर में आ गए। कल मैं कुछ दक्षिण भारत से बतौर ऑब्जर्वर आए आईएएस ऑफिसर से बात कर रहा था। दे सेड कि पहले दक्षिण में जो मीडिया था उसका डिवीजन पार्टी लाइन पे था। ये एआईडीएमके है, ये डीएमके है, ये है। कहा भी जाता था कि अगर आपको वहां राजनीति करनी है तो सबसे पहले अपना अखबार शुरू करो, अपना चैनल शुरू करो, अपना केबल नेटवर्क शुरू करो। उन्होंने कहा कि अब वहां पे कास्ट लाइन पे डिजिटल चैनल बन गए हैं, ये ब्राह्मण्स का है, ये ओबीसी में फलाने का, ये ढिकाने का है। वो ये बात साउथ के बारे में कह रहे थे।
हम नॉर्थ में इसकी नेसेंट स्टेज में देख रहे हैं। आप पेजेस देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स देखिए। तो पहले होता था कि उन ग्रुप्स में, उन पेजेस में उन जातियों की गौरव गाथा जोड़ी जाती थी। मैंने अलग अलग जाति समूहों के व्हाट्सएप ग्रुप में कि देखो इस बार हमारी जाति के इतने लोग आईएएस हो गए, हमारी जाति के इतने लोग पीसीएस हो गए, ठीक है, इस तरीके का चलता था। फिर ये कि फलाने महापुरुष हमारी जाति के हैं, ढिकाने हमारी जाति के हैं। अब आपको वो सिलेक्टिव अप्रोच घटना पे दिखेगी कि ऐसी चीज हो गई तो देखो ये इस जाति की थी इसलिए हो गई, है ना। इसको लेके मुझे सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रोल किया जाता है। मैंने राहुल पंडिता से बात करते हुए बात कही थी कि कास्ट एक फिल्टर हो सकता है, कास्ट इकलौता फिल्टर नहीं हो सकता कि आप हर चीज उसी प्रिज्म से देखें, क्योंकि फिर यही होगा, एक पार्टी आई उसने एक कास्ट ग्रुप का फायदा पहुंचाया, दूसरी आई दूसरी, बाकी सब विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे। और जो आपके लार्जर क्वेश्चन है, वो एम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन है, वो स्किल डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, वो हेल्थ का क्वेश्चन है, जो भी आपके बड़े सवाल हैं, तो उसमें फिर आपको और भी चीजें जोड़नी होती है ना कि आपका प्रेशर ग्रुप कितना बड़ा है। जब नौजवान जातियों को दरकिनार रख के प्रदर्शन करते हैं तो हम कहते हैं यार देखो शिक्षक भर्ती के लिए कितना बड़ा प्रदर्शन। उसी शिक्षक भर्ती के जब और डायमेंशंस आते हैं जो कि जेन्युइन भी है, जब उन्होंने कहा कि 69,000 की भर्ती में ओबीसी रिजर्वेशन में गड़बड़ी, तो उनका जेन्युइन आर्ग्यूमेंट है, लेकिन आप देखिए सपोर्ट बेस कम हो जाता है। उसमें भी कोई कहे कि साहब फिजिकली चैलेंज के लिए और कम हो जाएगा। तो आपको अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रखनी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई बंद कर देनी चाहिए। आई एम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एडवोकेट, क्योंकि हम देखते हैं गांव में, शहरों में, जमीन की जोत से लेके शादी विवाह हर चीज तक किस तरह से वो जाती है। पर कई लेवल पे आपको एक साथ एक्टिव होना पड़ेगा, आप सिर्फ एक ही लेवल को फिक्स करते नहीं रह जाएंगे। सो दैट इज वन पॉइंट। तो ये जो ब्राह्मण की नाराजगी, इट डजंट मेक सेंस। ब्राह्मणों के बारे में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर एक बहुत अच्छी बात कहते थे, और ये देखिए जब भी कोई बात किसी जाति समूह के बारे में कही जाती है तो वो सब पे अप्लाई नहीं होती है, वो उसके वोकल लॉट पे लागू होती है। वो कहते थे कि ये सरकारी जाति है, जिसकी सरकार बनती दिखती है उसके पाले में चली जाती है, हल्ला मचाती है और श्रेय लेती है। 2007 में मायावती जी की सरकार बनी तो देखिए ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। आप सीएसडीएस का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, 50% से भी कम ब्राह्मणों ने बसपा को वोट दिया था पर श्रेय लिया। 2012 में वही सरकार गई तो छत्री नाराज थे तो देखिए उन्होंने दिखा दिया। आप उठा के देखिए आंकड़ा कितना बड़ा शिफ्ट हुआ। पहली, दूसरी चीज। तीसरी चीज, जो भी वोकल पेजेंट कास्ट हैं, चाहे वो कन्वेंशनली स्ट्रॉन्ग कास्ट रही हो, ठाकुर, ब्राह्मण, या लेटली स्ट्रॉन्ग हुई हो, जाट, लोधी, यादव, कुर्मी, ये सब डोमिनेंट पेजेंट कास्ट है। दे आर वेरी वोकल। और ये पहले माना भी जाता था कि हर इस तरह के जाति समूह के साथ बहुत सारा स्टपनी वोट जुड़ा होता है, क्योंकि उनके खेत में लोग काम कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, 10, 12, 15 परिवारों के साथ जुड़े हैं। पर नाउ दे कैन नॉट क्लेम कि वही इकलौती वॉइस है। ये बात मैंने वेस्टर्न यूपी के भी कंटेक्स्ट में कही थी, जब बार बार कहा जा रहा था जाट नाराज है, जाट नाराज है, तो वहां जाट नाराज है समझाया जा रहा था, यहाँ ब्राह्मण नाराज समझाया जा रहा था। तो ये जो डोमिनेंट कास्ट है ये वोकल ज्यादा होती है, हल्ला ज्यादा मचाती हैं, और अंततः बात यह है कि नई कास्ट डायनेमिक्स में वो कंफर्टेबल कहाँ है। तो ये हमें अक्रॉस द स्टेट दिखा। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ यहाँ कहना चाहता हूँ नेता नगरी में, यस, बीजेपी के बहुत सारे वोटर और कार्यकर्ता हमें मिले जो बीजेपी के विधायकों से, बीजेपी के स्थानीय नेतृत्व से नाराज हैं, या ऊपर के नेतृत्व से उनकी कुछ शिकायतें हैं। लेकिन क्या इसकी वजह से वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, कहीं और चले जाएंगे? माय आंसर इज नो। इसकी वजह से सिर्फ ये होगा कि बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज कहीं कहीं कम आ रहा है। काडर में जिस तरह का 17 में, 19 में, 14 में यूफोरिया था, वो थोड़ा कम दिख रहा है। लेकिन वो छिटक के कहीं और चला जा रहा हो, वो सिर्फ एक केस में हो रहा है जहां पे ब्राह्मण उम्मीदवार है, खासतौर पे समाजवादी पार्टी से। मैं बिठूर की सीट पे गया, मुनींद्र शुक्ला सपा के कैंडिडेट हैं, 2012-17 में विधायक रहे, राणा अभिजीत सांगा के खिलाफ बीजेपी के।
मैं उसके बाद कालपी की सीट पे गया, वहां सपा से विनोद चतुर्वेदी कैंडिडेट हैं, ब्राह्मण हैं, पहले कांग्रेस से रहे हैं। ये नेता भी ये क्लेम नहीं कर पा रहे हैं कि इनको अपने जाति समूह का पूरा वोट मिल गया, पूरा छोड़िए 70% मिल गया। ज्यादातर प्रेक्षक कह रहे हैं 30 से 50% के बीच। तो ये जो पूरी बहस है, अच्छा लेकिन इसका एक और एंगल है, आप लोग गौर करिएगा। अभी वेस्टर्न से ईस्टर्न यूपी में आ रहे हैं। वेस्टर्न यूपी में योगी आदित्यनाथ की उनके वोट बेस के बीच में छवि बनाई जाती है हिंदू हृदय सम्राट और लॉ एंड ऑर्डर वाला आदमी। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की भी दो परतें होती हैं। बाबा ने गुंडों को ठीक कर दिया और कई जो कट्टर हिंदू हैं वो कहते हैं कि बाबा ने संप्रदाय विशेष को ठीक कर दिया। ठीक है, ये वेस्टर्न यूपी का नैरेटिव रहता है। ईस्टर्न यूपी तक आते आते जो मठ की छवि है, जो मठ की राजनीति रही है, खास तौर पे पूर्वांचल के अपर पार्ट में, गोरखपुर वाले इलाके में, वो गोरखपुर विश्वविद्यालय के त्रिपाठी जी वर्सेस महंत दिग्विजय नाथ के जमाने से जो चीज चली आ रही है ना, वो एमपी कॉलेज वर्सेस यूनिवर्सिटी के जमाने से चली आ रही है, तो वो एक इमेज रही है। इसीलिए आप देखिए उपेंद्र शुक्ला की पत्नी को उतारा गया, शिव प्रताप शुक्ला पहले थे, उन्हें एडजस्ट किया गया राज्यसभा में। वो सारी डायनेमिक्स चलती रहती है। पर क्या वो अक्रॉस द पूर्वांचल वो एक नैरेटिव है? नहीं है। ये ब्यूरोक्रेसी में और कई जगह सुनाई देता है, पर ये एक लौता सत्य नहीं है। ये सब ऑप्टिक्स के खेल है। यही बात दूसरे जाति समूहों के बारे में कही जाती है, क्योंकि खेला भाजपा और सपा जैसा सौरभ त्रिपाठी ने कहा। कई दर्शकों को लग रहा होगा कि मैं लगातार बोल रहा हूं, दरअसल मुझे 8 बजे, मतलब जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फिर एक सेशन के लिए भागना है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये उत्तर प्रदेश में अरसे बाद एक चुनाव है जहां भाजपा और सपा के बीच सीधी फाइट है काफी सीटों पर। मैंने नेता नगरी में पहले कहा है कि बसपा को कम करके आंकना भूल होगी, वो बात भी सही है। बसपा हर जगह थर्ड फोर्स है। देखना यह है कि बसपा किसका गेम बिगाड़ रही है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू होगा। और जब सांख्यिकी विद बैठेंगे 10 मार्च के बाद, तो मेरी बड़ी दिलचस्पी होगी इस चीज को देखने में कि बसपा ने किसको टिकट दिया। गोसाईगंज में बसपा ने रामसागर पटेल को टिकट दिया। अगर नहीं देते तो कुर्मी समुदाय हो सकता है भाजपा के साथ जाता, तो भाजपा का खब्बू तिवारी की पत्नी का गेम और मजबूत होता। ये वहां मुझे एक चाय खाने पे एक उस्ताद जी ने समझा दिया। यहाँ पे रानीगंज में गए तो यादव जी को बसपा ने टिकट दे दिया, तो उससे अगर 2-4-5 हजार वोट भी डिस्टर्ब हो रहा है तो फलाने का चुनाव मजबूत हो रहा है। ये हमें वहां एक बसपा वाले ने समझा दिया। तो ये इन सब डायनेमिक्स के बीच सपा भाजपा के सीधे मुकाबले और बसपा का थर्ड एंगल बनने की कोशिशों के बीच, और लगभग 2 दर्जन सीटों पर कांग्रेस के भी एक कॉर्नर क्रिएट करने की बीच, जैसे किदवई नगर से लड़ते हैं अजय कपूर, सौरभ जी, अभिनव शहर उत्तरी में है अनुग्रह नारायण सिंह, गौरव हाँ सर, शहर उत्तरी। हाँ, तो ऐसी कुछ एक आपको सीटें सुनने को मिलती हैं जहां पे आपको दिख रहा है कि नहीं, कांग्रेस का कैंडिडेट भी कंपीट करने की कोशिश कर रहा है। अदरवाइज वो 2 है और तीसरा एंगल बनाने की बसपा कोशिश कर रही है। लेकिन जिसको काशीराम जी स्टपनी वोट कहा करते थे, उनकी पॉलिटिक्स, उनकी पॉलिटिकल बार्गेनिंग की कैपेसिटी, उनका पावर स्ट्रक्चर में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इस चीज से तय होगा कि वो इस बेहद महत्वपूर्ण चुनाव में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। निषाद पार्टी का भविष्य क्या होगा, क्या वो एक राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा पाएगी, इससे तय होगा कि उसके कैंडिडेट कैसा परफॉर्म करते हैं। संजय निषाद के चुनाव निशान भोजन भरी थाली से कितने विधायक चुनकर आते हैं, अनुप्रिया पटेल के कप प्लेट वाले अपना दल से कितने विधायक चुनकर आते हैं, राजभर जी की पार्टी से मेरे ख्याल से झोपड़ी चुनाव निशान है, छड़ी से कितने जीत कर आते हैं, हैंडपंप से कितने जीत कर आते हैं। इससे इनकी भविष्य की राजनीति तय होगी, इनको कितना स्पेस मिलेगा, गठबंधनों में इनकी कितनी जगह होगी, ये सब तय होगा। तो ये जो आखिरी 2 फेज हैं, ये इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 17 के मुकाबले आप देखिए कि निषाद पार्टी का वोट बैंक जुड़ता है और राजभर का वोट बैंक हटता है। और फिर इनकी इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स भी हैं कि आपने बहुत सारे
जाति समूहों की राजनीति करने वाली पार्टियों को रैप कर लिया, तो आपके अंदर की लीडरशिप क्या? हाउ कंफर्टेबल इज रामअचल राजभर विद ओम प्रकाश राजभर? हाउ कंफर्टेबल इज संजय चौहान विद दारा सिंह चौहान नाम है उनका मंत्री का? हाँ, दारा सिंह चौहान ही है। तो संजय चौहान और दारा सिंह चौहान की डायनेमिक्स क्या है? स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव देव मौर्य की डायनेमिक्स क्या है ना? और ये मैंने कई गठबंधन के लोगों से बात की, सीनियर मोस्ट लोगों से बात की, एवरीथिंग इज नॉट स्मूथ बिटवीन एलाइज एंड देयर प्रीमियम पार्टनर। हेलीकॉप्टर नहीं मिल रहा है, यहाँ पे फलाने पार्टी का वो हमारा वोट काट रहा है, ठिकाने में हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो लास्ट मिनट तक चल रहा है, क्योंकि सबको पता है, खासतौर पे इन छोटे दलों को, कि इनकी नेतागिरी ये डिसाइडर है। नहीं होगा तो फिर आगे पार्टी करेंगी, यार जब तुम वोट दिलवा नहीं पा रहे हो तो हम इससे अच्छा है कि हम तुम्हारी जात की अपनी पार्टी में 4 नेता बना लें, जो बीजेपी अब कर रही। देखिए जाटव समुदाय के साथ आगरा ग्रामीण से बेबी रानी मौर्य और कन्नौज सदर से असीम अरुण, कि हम अपनी लीडरशिप बिल्ड कर रहे हैं, जो जनक राम के साथ बीजेपी ने किया है बिहार में, है ना। हालांकि बहुत लंबा रास्ता भी तय करना होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लेटली नजर आई। कुछ बड़ी दिलचस्प लड़ाइयां भी हैं, 2-3 मिनट में मैं अपनी बात रैप करूंगा। रामपुर खास अभेद्य दुर्ग माना जाता है प्रमोद तिवारी का, लेकिन भाजपा के नगेश प्रताप सिंह वहां उन्हें अच्छी टक्कर दे रहे हैं। सो नोबडी इज सेफ। सिराथू केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, पल्लवी पटेल सपा गठबंधन से अच्छी टक्कर दे रहे हैं, इसलिए अनुप्रिया पटेल को और उनके पति आशीष पटेल को इतना समय देना पड़ रहा है वहां पे, ठीक है। फोरगॉन कंक्लूजन कहीं कुछ नहीं है। जहूराबाद में लोग कह रहे हैं कि राजभर फंसे हुए हैं, हर कोई फंसा हुआ है, ऐसा नहीं है। मतलब वो कुछ ही सीटें होती हैं जिनके बारे में आप आंख मूंद के कह सकते हो कि ये तो तयशुदा है, ठीक है। तो ये बड़ा दिलचस्प चुनाव है। एक वो हेडलाइन जिससे बनती है वो बात भी मैं कह दूं, एक बड़े प्रतिष्ठित विख्यात राजनीति के अध्ययनकर्ता जिनकी पूरे देश में चर्चा होती है, उनके आकलनों को लेकर उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा भाजपा और सपा के बीच अभी भी 7% के लगभग वोटों का गैप है। अब कौन ज्यादा है कौन कम है ये मैं नहीं कहूंगा, 7% का अभी भी गैप है, और ये गैप सीटों में एक बड़ा अंतर दिखा सकता है मैथमेटिकल मॉडल के मुताबिक। दैट इज पॉइंट 1। पॉइंट 2, ये चुनाव, दिस इज माय हंच, मैं 2017 से कई विधानसभा चुनाव और एक लोकसभा चुनाव कवर कर चुका हूं। आगे के बहुत सारे विधानसभा चुनाव में एक नजीर की तरह पेश किया जाएगा और पढ़ा जाएगा, आंकड़ों की दृष्टि से, नैरेटिव की दृष्टि से। कई दिलचस्प मुकाबले हैं। मैंने बात शुरू की थी राशन ही है शासन से, मैं बात खत्म करूंगा पेंशन की टेंशन से। थैंक यू।